स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। CH51, आप हमारी मेडिसिन हो। पर सूर्या जी, शिवराज जी, युवराज जी, नवराज जी को कुछ और ही दिख रहा था। उन तीनों का बिहेवियर, उनके आंखों में एक अलग चीज, जहां सूर्य जी का दिल एक अनहोनी महसूस कर रहा था। शिवन्या, युवन्या, नवन्या तीनों रियाश, प्रियांश, क्रियांश को टच करते उसे पहले प्रियांश उनको रोकते हुए बोला, डोंट टच अस मॉम। तब तक शिवन्या, युवान्या, नवन्या जी ने उनके हाथों को हल्का सा टच कर लिया था, जिसका असर तुरंत दिखने लगा रियांश, प्रियांश, क्रियांश के बॉडी का। उस जगह जहां उन तीनों औरतों ने टच किया था वहां फूल पड़ने लगे थे, जैसे वहां किसी धधकते अंगारे को रखा गया हो। ये देखते शिवन्या, युवान्या, नवन्या जी अपने मुंह में हाथ रखते उनसे 5 कदम पीछे हट गई। वही रियांश, प्रियांश, क्रियांश अपने हाथों के उस जगह की देख रहे थे, फिर सुकून के तरफ देखने लागे, जो अपने बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए उनके जले हुए जगह को देख रही थी। सुकून उनको पास थी, जिसका असर रहा कि उस टच का रिएक्ट सिर्फ एक ही जगह हुआ था, वरना अब तक उनके बॉडी किसी जिंदा जले इंसान के तरह हो चुके रहती। ये बात सब नोटिस कर रहे थे, सबके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। तभी रियांश सुकून को देखते उसके छोटे से हाथ को पकड़ शिवन्या जी ने जिस जगह टच किया था उस जगह रखते सुकून के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, व्हाट हैपेंड फेरी। सुकून अपने कंपते हाथ को देखते कहने लगी, डेविल, वो आपको चोट लगी है। रियांश सुकून के आंसू को साफ करते उसके छोटे से हाथ को उस जगह से हटाते हुए बोला, कहाँ लगी है लिटिल। ये नज़ारा देखते जैसे शौक के मारे बाहर ही आने वाली थी, क्योंकि जिस जगह कुछ देर पहले जलने लगा अब वो बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल लगने लगा था। सुकून अपने बड़ी बड़ी पलकों को बार बार झपकते उस जगह के देखते हुए कहने लगी, यहाँ तो आपको मम्मा के टच से चोट लगी थी ना डेविल, फिर ये ठीक कैसे हुआ? ऐसे हुआ लिटिल प्रिंसेस। प्रियांश सुकून के हाथ को पकड़ अपने जले हुए जगह रखते हुए बोला, और वो जगह देखते ही देखते पहले जैसे नॉर्मल होने लगा। सुकून उस जगह को देखते अपने हाथों को देखने लगी और खुशी से चहकते हुए कहने लगी, डेविल, ये तो ठीक हो गए। पर कैसे? क्या हमारे हाथों में मैजिक है? पर हमें तो पता ही नहीं था। प्रियांश सुकून के हाथ को पकड़ अपने जले हुए जगह पर रखते कहने लगा, दिस इज नॉट मैजिक डॉल, यू आर मेडिसिन, जस्ट अ मेडिसिन। वहां सभी को बहुत बड़ा झटका लगा था ये सब देखते, यहाँ तक कि संध्या जी, अगस्त्य, दैविक, अयान, रियान, रॉनी को भी, क्योंकि उनको उन तीनों के सुकून के लिए पागलपन पता था, पर ये सब उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। नवन्या जी शौक से हकलाते हुए कहने लगी, ये सब क्या हो रहा है? युवान्या जी, बच्चा, ये सब क्या है? आप तीनों क्या कहाँ रहे हो? और सुकून, शिवन्या जी, रियांश, प्रियांश, क्रियांश, ये सब क्या है? बच्चा और सुकून का टच। सूर्या जी सुकून को देखते हुए प्यार से अपने पास बुलाते हुए कहने, हमारी गुड़िया आए आपने दादू के पास। सुकून एक प्यारी सी स्माइल करते रियांश के गोद से उतरने को हुई कि उसको महसूस, उसको मजबूती से पकड़ा। वो रियांश के तरफ देखने लगी जो सामने सूर्या के तरफ देख रहा था। वो रियांश को देखते उसे छूटने की कोशिश करते हुए कहने लगी, डेविल छोड़िए, हमें दादू बुला रहे हैं। पर रियांश बिना कोई जवाब दिया उसको उसी तरह पकड़ा रहा। शिवराज, युवराज, नवराज जी, जो अब तक ये सब देख अपने बेटों के आंखों को पढ़ सब कुछ बहुत हद तक समझ चुके थे, वो गुस्से से चीखे, शिवराज जी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? क्या कह रही है बच्ची? छोड़िए हमारी प्रिंसेस को। रियांश बिना किसी भाव के अपने नजरें घूमते उनके तरफ देखा, पर उसने कुछ कहा नहीं, जिसको दिखते शिवराज का गुस्से आपे से बाहर होने लगा था। वो उनके तरफ बढ़ने को हुए कि सूर्या जी उनको हाथ दिखते शांत रहने का इशारा करते अपने तीनों पोते के तरफ देखते हुए बोले, हमें आप तीनों से कुछ बात करने हैं अभी इसी वक्त, इसलिए बच्ची को कुछ वक्त के लिए जाने दीजिए। ये बोल सूर्य एक सर्वेंट को इशारा किए जो एक रामू काका थे, वो कांपते हुए सामने आए। तभी प्रियांश उनके तरफ देखते हुए अपने डरावनी आवाज से कहा, फीमेल सर्वेंट, वो भी ग्लोव्स पहन कर आए, कहीं से भी उसका टच हमारी प्रिंसेस पर नहीं होना चाहिए। हमारी प्रिंसेस शब्द पर जोर देते हुए उसके ये बोलते सबके आंखें और ज्यादा बड़े हो गए। सूर्या जी खुद को शांत रखते हुए आवाज हुए, कावेरी। उसी के साथ एक बुढ़ी औरत वहां आई जी, वहां की पुरानी सर्वेंट थी। वो जल्दी क्लोज पहनते अपने बॉडी को अप्रोन से पूरे कवर कर लिया था। वो डरते हुए सामने खड़ी थी, जहां रियांश, प्रियांश, क्रियांश उसको ऊपर से लेकर नीचे तक घूर घूर कर देख रहे, ऐसे जैसे उनको आंखों से ही जान से मर डालना चाहते हो। तभी क्रियांश उनको देखते हुए अपने कड़क आवाज से बोला, मास्क। इतना सुनते कावेरी जल्दी से मास्क से अपने चेहरे को कवर कर ली। रियांश, प्रियांश, क्रियांश सुकून को देखने लागे। रियांश उसको छोड़ते हुए कहा, यू विल नॉट टच हिम, आई अंडरस्टैंड। सुकून जल्दी से अपने सरहा में हिला तब जाकर रियांश उसको छोड़ा, जिसे सुकून दौड़ते हुए सूर्या जी के पास जाते उनके सीने से लग गई। ये देखते उन तीनों के हाथों की मुठियां कस गए।
जिसको किसी ने देखा हो या ना हो, पर शिवराज जी, युवराज जी, नवराज जी अपने बेटों की हर एक हरकत को देख रहे थे। सूर्या जी प्यार से सुकून के सर में हाथ फेरते हुए कहने लगे, बच्चा आप कुछ देर के लिए इनके साथ जाए या आपको पूरा गार्डन घुमाएगी, आपको चॉकलेट देगी। सुकून मुस्कुराते हुए अपने गर्दन हाँ में हिला दी। वो कोई सवाल नहीं की, क्योंकि जिस तरह वहाँ हालत बन रहे थे उसको इतना समझ आ रहा था कि उसके डेविल से बाकी सब घर वालों को अकेले में कुछ बात करने हैं। आगे जाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। धन्यवाद। शिवन्या, युवन्या, नवन्या तीनों रियाश, प्रियांश, क्रियांश को टच करते उसे पहले प्रियांश उनको रोकते हुए बोला, डोंट टच अस मॉम। तब तक शिवन्या, युवान्या, नवन्या जी ने उनके हाथों को हल्का सा टच कर लिया था, जिसका असर तुरंत दिखने लगा रियांश, प्रियांश, क्रियांश के बॉडी का। उस जगह जहां उन तीनों औरतों ने टच किया था वहां फूल पड़ने लगे थे, जैसे वहां किसी धधकते अंगारे को रखा गया हो। ये देखते शिवन्या, युवान्या, नवन्या जी अपने मुंह में हाथ रखते उनसे 5 कदम पीछे हट गई। वही रियांश, प्रियांश, क्रियांश अपने हाथों के उस जगह की देख रहे थे, फिर सुकून के तरफ देखने लागे जो अपने बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए उनके जले हुए जगह को देख रही थी। सुकून उनको पास थी, जिसका असर रहा कि उस टच का रिएक्ट सिर्फ एक ही जगह हुआ था, वरना अब तक उनके बॉडी किसी जिंदा जले इंसान के तरह हो चुके रहती। ये बात सब नोटिस कर रहे थे, सबके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। तभी रियांश सुकून को देखते उसके छोटे से हाथ को पकड़ शिवन्या जी ने जिस जगह टच किया था उस जगह रखते सुकून के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, व्हाट हैपेंड फेरी। सुकून अपने कंपते हाथ को देखते कहने लगी, डेविल वो आपको चोट लगी है। रियांश सुकून के आंसू को साफ करते उसके छोटे से हाथ को उस जगह से हटाते हुए बोला, कहाँ लगी है लिटिल। ये नज़ारा देखते जैसे शौक के मारे बाहर ही आने वाली थी, क्योंकि जिस जगह कुछ देर पहले जलने लगा अब वो बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल लगने लगा था। सुकून अपने बड़ी बड़ी पलकों को बार बार झपकते उस जगह के देखते हुए कहने लगी, यहाँ तो आपको मम्मा के टच से चोट लगी थी ना डेविल, फिर ये ठीक कैसे हुआ? ऐसे हुआ लिटिल प्रिंसेस। प्रियांश सुकून के हाथ को पकड़ अपने जले हुए जगह रखते हुए बोला, और वो जगह देखते ही देखते पहले जैसे नॉर्मल होने लगा। सुकून उस जगह को देखते अपने हाथों को देखने लगी और खुशी से चहकते हुए कहने लगी, डेविल ये तो ठीक हो गए, पर कैसे? क्या हमारे हाथों में मैजिक है? पर हमें तो पता ही नहीं था। प्रियांश सुकून के हाथ को पकड़ अपने जले हुए जगह पर रखते कहने लगा, दिस इज नॉट मैजिक डॉल, यू आर मेडिसिन, जस्ट अ मेडिसिन। वहां सभी को बहुत बड़ा झटका लगा था ये सब देखते, यहाँ तक कि संध्या जी, अगस्त्य, दैविक, अयान, रियान, रॉनी को भी, क्योंकि उनको उन तीनों के सुकून के लिए पागलपन पता था, पर ये सब उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। नवन्या जी शौक से हकलाते हुए कहने लगी, ये सब क्या हो रहा है? युवान्या जी, बच्चा ये सब क्या है? आप तीनों क्या कहाँ रहे हो? और सुकून, शिवन्या जी, रियांश, प्रियांश, क्रियांश, ये सब क्या है? बच्चा और सुकून का टच। सूर्या जी सुकून को देखते हुए प्यार से अपने पास बुलाते हुए कहने, हमारी गुड़िया आए आपने दादू के पास। सुकून एक प्यारी सी स्माइल करते रियांश के गोद से उतरने को हुई कि उसको महसूस, उसको मजबूती से पकड़ा। वो रियांश के तरफ देखने लगी जो सामने सूर्या के तरफ देख रहा था। वो रियांश को देखते उसे छूटने की कोशिश करते हुए कहने लगी, डेविल छोड़िए, हमें दादू बुला रहे हैं। पर रियांश बिना कोई जवाब दिया उसको उसी तरह पकड़ा रहा। शिवराज, युवराज, नवराज जी जो अब तक ये सब देख अपने बेटों के आंखों को पढ़ सब कुछ बहुत हद तक समझ चुके थे, वो गुस्से से चीखे, शिवराज जी क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? क्या कह रही है बच्ची? छोड़िए हमारी प्रिंसेस को। रियांश बिना किसी भाव के अपने नजरें घूमते उनके तरफ देखा, पर उसने कुछ कहा नहीं। जिसको दिखते शिवराज का गुस्से आपे से बाहर होने लगा था। वो उनके तरफ बढ़ने को हुए कि सूर्या जी उनको हाथ दिखते शांत रहने का इशारा करते अपने तीनों पोते के तरफ देखते हुए बोले, हमें आप तीनों से कुछ बात करने हैं अभी इसी वक्त, इसलिए बच्ची को कुछ वक्त के लिए जाने दीजिए। ये बोल सूर्य एक सर्वेंट को इशारा किए जो एक रामू काका थे। वो कांपते हुए सामने आए। तभी प्रियांश उनके तरफ देखते हुए अपने डरावनी आवाज से कहा, फीमेल सर्वेंट, वो भी ग्लोव्स पहनकर आए, कहीं से भी उसका टच हमारी प्रिंसेस पर नहीं होना चाहिए। हमारी प्रिंसेस शब्द पर जोर देते हुए उसके ये बोलते सबके आंखें और ज्यादा बड़े हो गए। सूर्या जी खुद को शांत रखते हुए आवाज हुए, कावेरी। उसी के साथ एक बुढ़ी औरत वहां आई जी वहां की पुरानी सर्वेंट थी। वो जल्दी क्लोज पहनते अपने बॉडी को अप्रोन से पूरे कवर कर लिया था। वो डरते हुए सामने खड़ी थी, जहां रियांश, प्रियांश, क्रियांश उसको ऊपर से लेकर नीचे तक घूर घूर कर देख रहे, ऐसे जैसे उनको आंखों से ही जान से मर डालना चाहते हो। तभी क्रियांश उनको देखते हुए अपने कड़क आवाज से बोला, मास्क। इतना सुनते कावेरी जल्दी से मास्क से अपने चेहरे को कवर कर ली। रियांश, प्रियांश, क्रियांश सुकून को देखने लागे। रियांश उसको छोड़ते हुए कहा, यू विल नॉट टच हिम, आई अंडरस्टैंड। सुकून जल्दी से अपने सरहा में हिला तब जाकर रियांश उसको छोड़ा, जिसे सुकून दौड़ते हुए सूर्या जी के पास जाते उनके सीने से लग गई। ये देखते उन तीनों के हाथों की मुठियां कस गए।
जिसको किसी ने देखा हो या ना हो, पर शिवराज जी, युवराज जी, नवराज जी अपने बेटों की हर एक हरकत को देख रहे थे। सूर्या जी प्यार से सुकून के सर में हाथ फेरते हुए कहने लगे, बच्चा आप कुछ देर के किए इनके साथ जाए या आपको पूरा गार्डन घुमाएगी, आपको चॉकलेट देगी। सुकून मुस्कुराते हुए अपने गर्दन हाँ में हिला दी। वो कोई सवाल नहीं की, क्योंकि जिस तरह वहाँ हालत बन रहे थे उसको इतना समझ आ रहा था कि उसके डेविल से बाकी सब घर वालों को अकेले में कुछ बात करने हैं। आगे जाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। धन्यवाद। CH52 सबके सामने सच का आना। सुकून के वहां जाते ही सूर्या बजी अपने तीनों पोते के तरफ शक भरी नजरों से देखते बिल्कुल नॉर्मली उनसे सवाल करने लगे, बिट्टू किट्टू डुग्गू क्या आप तीनों के बीमारी ठीक हो चुकी है? क्रियांश बोरियत भरे लहजे से कहने लगा, क्या आपने यहाँ पर अभी जो कुछ वो नहीं देखा आपने? दादू सूर्या जी को इस तरह जवाब देता देख नवराज जी गुस्से से चीख उठी, जबान संभाल कर बात करिए क्रियांश, भूलो मत वो आपके कौन है और उनसे किस तरह बात करने हैं। नवराज जी के बात को क्रियांश इस तरह इग्नोर किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना ही, जिसको देख युवराज जी उन तीनों के तरफ गुस्से से आगे बढ़ने लगे कि सूर्या जी उन तीनों को घसे वसे देखते रोकते हुए कहने लगे, क्या हमने तुम तीनों से कहा हमारे बातों के बीच में बोलने के लिए? हम अपने पोतों से बात कर रहे हैं और हमारे और उनके बीच बोलने का हक हमने तुम तीनों को नहीं दिया है। शिवराज जी, पर डैड ये तीनों आपसे किस तरह बात कर रहे हैं? सूर्या जी, वो हमसे किस तरह बात कर रहे, ये हमारा और उनका मामला, इसमें तुम तीनों को बोलने की जरूरत नहीं। और अब खबरदार जो हमारे बातों बीच के आने की कोशिश किया। सूर्या जी गुस्से से अपने बेटे के तरफ देखते हुए कहे। शिवराज, युवराज, नवराज जी अपने हाथों की मुट्ठी कसी अपने बेटों को गुस्से से घूरने लगे, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थे को सूर्या जी के बात को काट सके। सिर्फ प्रियांश को छोड़, जिन्हें खुद सूर्या जी उन्हें अपने सर पर बैठा कर रखते हैं। सूर्या जी अपने तीनों पोते के तरफ देख गहरी सांस लेते कहने लगे, यहाँ जो कुछ हुआ हमने सब कुछ देखा और सुना भी, इसलिए आप तीनों से सवाल कर रहे हैं क्या था ये सब जो यहाँ पर अभी जो कुछ भी हुआ। हम बात को अब और नहीं घूमना चाहते, इसलिए हम सब के अंदर जो सवाल उठ रहे उसके जवाब दीजिए। वहाँ सभी को क्या रिश्ता है? आप तीनों को उस बच्ची और कब से जानते हैं आप तीनों उन्हें? और हमारी बच्ची आप तीनों का एंटीटॉन कैसे बन गई? जवाब दीजिए हमें। प्रियांश जो अब भी अपने चेयर पर किसी राजा के तरह बैठे सब कुछ बोरियत बारे नजरों से देखते सुनते थे, वो तीनों सूर्या जी के इस तरह बोलने से उनके तरफ देखने लगे। फिर तीनों अपने चेयर से उठ सभी घर वालों सामने जाकर खड़े हो। वो तीनों उनके सामने इस तरह खड़े जैसे तीन मोस्ट हैंडसम शैतान इंसान के सामने खड़ा। वो तीनों सभी के तरफ देखते हुए बहुत खतरनाक तरीके से कहने लगे, रियांश यू आर राइट दादू, द मेडिसिन फॉर आवर डिजीज इज आवर एंटीडोट, क्योंकि वो हमारे लिए ही बनी है। प्रियांश, द वन हु गिव्स अस पीस इज द वन इन हुज पार्ट वी हैव रिटन आवर पेन। सुकून है वो हमारी जिसके तलाश थी हमें, जिन्हें खुद दादी ने हमारे लिए के कराई हमने सही का दादी। ये बोल प्रियांश संध्या जी के तरफ देखते शैतानी स्माइल करने लगा। क्रियांश, बाय नाउ यू ऑलमोस्ट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग कि वो क्या है हमारे लिए और उसे हमसे दूर करने कोशिश का अंजाम क्या होगा बहुत अच्छे से आप सभी अंदाजा लगा सकते, इसलिए ऐसा कुछ सोचिएगा भी मत। बाकी आप सभी और कुछ भी जाना है तो हमारी डियर दादी आप सभी को सब कुछ बहुत अच्छे से बता देगी और उनके हेल्प करेंगे ये 5। ये बोलते क्रियांश अगस्त्य, दैविक, अयान, रोनी, रियान के तरफ इशारा किया, जो उनके इस तरह देखने और ईसर से खौफ में भर चुके थे, क्योंकि अब उनको सब कुछ पता चल चुका। वो पांचों अपने आने वाला कल भी नहीं सोच नहीं पा रहे थे। वही बाकी सभी लोग अपने बेटों के बात सुन एक अलग से सदमे में थे और उनके कहने पर वो लोग अपने हैरानी से फैले आंखों से संध्या जी के तरफ देखने लगे, जो किसी मूर्ति के तरह खड़ी थी। सूर्या जी संध्या जी के तरह शौक से देखते हुए सवाल किए, ये सब क्या है? संध्या है। संध्या जी सोने होश में आए, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। वही प्रियांश सभी को एक नज़र देख वहां से गार्डन के तरफ जाने लगे कि शिवराज, युवराज, नवराज जी जिनका गुस्सा और कंट्रोल सोने सीमा पर कर चुका था, वो तीनों तेजी से सोने बेटों के पास जाते उनके हाथों उनके सामने जाकर खड़े हो गए और उनके डरावनी आंखों में अपने लाल आंखों से देखते हुए खींचकर एक एक थप्पड़ उन तीनों के गाल पर जड़ दिए, जिसके आवाज से जैसे वो पूरा महल गूंज उठा और सभी का ध्यान उस तरफ गया। प्रियांश जिनके आंखें थप्पड़ की वजह से बंद हुए थे, वो तीनों झटके से अपने आंखें खोलते उनके हाथ उठ गए, जो बिल्कुल शिवराज, युवराज, नवराज जी के पास आते हवा में ही रुक गए। वो तीनों जिससे से कांप रहे थे, उनका पूरा चेहरा किसी शैतान के तरह भयानक और फोले फाड़ते जा रहे। उनके आंखें तो इतनी डरावनी होने लगी थी जिसे उनके खून भरने लगा था। शिवन्या, युवान्या, नवन्या जी ये नज़ारा देखते पूरे तरह कांप सी गई और लड़खड़ाते हुए गिराने वाली थी कि झट से सूर्या जी और संध्या जी उनको संभाल किए और सूर्या जी के संभालने देते वो गुस्से से कांपते अपने बेटों के तरफ बढ़े। प्रियांश अपने हाथों के मुट्ठी कस उसको नीचे करते अपने डैड के आंखों में आंखें डाल देखते हुए बहुत खतरनाक तरीके से कहने लगे, बी थैंकफुल यू आवर फादर, अदरवाइज द डेथ ऑफ ऑल 3 ऑफ यू वुड हैव बीन सच दैट इवन योर सोल्स वुड हैव ट्रेम्बल्ड।
शिवराज जी, युवराज जी, नवराज जी भी अपने बेटों का भी आज भयानक रूप देख कांप उठे थे। उनको आज अपने अपने बेटे नहीं शैतान नजर आ रहे थे। उनमें अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं बची थी। आगे जाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। धन्यवाद। CH-53, हम उन्हें जान से मर देंगे। वो तीनों अपने बात कह वहां से जा चुके थे। सूर्या गुस्से से अपने तीनों बेटों को देखते हुए कहने लगे, तुम तीनों की हिम्मत भी कैसे हुआ उन पर हाथ उठने का। सूर्या जी के आवाज से वो तीनों अपने सेंस में आए और सूर्या जी के तरफ हैरानी से कहने लगे, युवराज जी, आपको अब भी लगता है हमने गलती किया? शिवराज, हमें यकीन नहीं हो रहा डैड, आप अब भी उनको सपोर्ट कर रहे जबकि सब कुछ आपके सामने। जैसे उनके हरकत उस हिसाब से हम उन्हें जान से ही मार डालेंगे। नवराज, उनके साइड आप कब तक लेते रहेंगे? डैड शैतान बांध चुके हैं वो तीनों, उनको न रोकने की वजह आज ये देखना पड़ रहा है हमें। सूर्या जी उन तीनों को गुस्से से देखते रहे, फिर उनका पीछे अपने बहुओं पर गाया जिनके हालत ठीक नहीं थे। वो रोते हुए सब कुछ देख रही जिन्हें संध्या जी संभाल रही थी। सूर्या जी उनको देखते हुए कहे, बहुओं को उनके कमरे में ले जाए संध्या। शिवराज जी, नवराज, युवराज जी का ध्यान अब अपने पत्नियों पर गया। वो पीछे मुड़ उनके तरफ देखते तेजी से उनके पास बढ़ते उनको अपने बाहों में भरते कहने लगे, शिवी, युवी, नवी, आप ठीक हो ना? फिक्र मत कीजिए, हम हैं, हम सब संभाल लेंगे, चाहे उनके जान ही क्यों न लेने पड़े हमें, पर हम कोई अनर्थ नहीं होने देंगे। शिवन्या जी, युवन्या जी, नवन्या जी और जोरों से रोने लगी। इस बार सूर्या जी उनके पास आते गुस्से से चीखते हुए बोले, आपने ही औलाद को जान से मरोगे? आप और किसे कह रहे हैं? एक मां जिन्होंने अपने औलाद को ठीक से कभी अपने ममता नहीं जाता पाए है। शिवराज जी, युवराज जी, नवराज जी अपने पत्नियों से एक होते सूर्या के तरफ देखते कहने लगे, हाँ जान मर डालेंगे हम अपने औलाद को। अरे ऐसे औलाद रहने से 1000 गुना बेहतर है हम बेऊद रहते। उनके उतने कहते वहां 3 थप्पड़ के आवाज गूंजी। ये थप्पड़ सूर्या जी ने उन्हें मारा था। सूर्या जी उन तीनों को अपने जलती नजारों से देखते कहने लगे, खबरदार, जो हमारे वंश को नष्ट करने का ख्याल तुम तीनों के ख्याल में भी आया तो संध्या ले जाए बहुओं को। शिवन्या जी रोते हुए, नहीं, हम तीनों कहीं नहीं जाएंगे। पापा जी, आप सब जो बात करने हैं हमारे सामने करिए। युवान्या जी अपने आंसू भरे नजरों गुस्से से अपने पति के तरफ देखते कहने लगी, अगर किसी ने हमारे बच्चों एक खरोच भी पहुंचने की कोशिश भी किया ना तो याद रखिएगा उनके सामने ये मां खड़ी रहेगी। नवन्या जी रोते हुए, वो जैसे भी है हमने उन्हें जन्म दिया, हमारे अंश है वो, जो हमारे हजारों मूर्तों के बाद हमें मिले हैं। अगर वो शैतान है तो भी हम उनकी मां है। और एक आपने अपने बच्चे के आगे अपने हर रिश्ते भूल जाती है, याद रखिए हमारे बात। उन तीनों औरतों अपने पति के तरफ अपने लाल नजरों से देख रही थी। शिवराज, युवराज, नवराज जी अपने पत्नी इस तरह देख रहे थे जैसे उनको उनकी बात विश्वास ना हो रहा हो। सूर्या जी संध्या जी के तरफ देखने लगे जो सब कुछ देख खामोश खड़ी थी। सूर्या जी उनके सामने आते गुस्से से कहने लगे, अब आप कहिए संध्या, या अब भी आपको खामोश रहना है? आपको सब कुछ पहले से पता था, आपने हमें क्यों नहीं बताया? और कब से चल रहा है ये सब? संध्या जी के आंखों से आंसू जिसे वो साफ करते सूर्या जी के तरफ देखते कहने लगी, हम क्या ही कहते जी, जब हमें सब कुछ वक्त पहले ही पता चला है। हमें पहले इस बात का शक था। सुकून को हमने उन तीनों के नज़रों से छुपा कर रखा था, न वो यहाँ आते ना सुकून वहाँ जाती। फिर ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, हम नहीं जानते, पर जब हमें उस बच्ची के साथ रहते एहसास होने लगा, उसके बातों से हमें पता चला वो उन तक पहुँच चुकी। बाकी उनका रिश्ता का सच हमें इन 5 से पता चला जिसका हमें संदेह। हमने उन तीनों से कल रात इस बारे में बात भी किया हुआ, वही जो यहाँ हुआ। इतना बोल संध्या जी खामोश हो गई। शिवराज जी, युवराज जी, नवराज जी उन 5 के तरफ देखते गुस्से से कहने लगे, क्या तुम 5 पहले से सब पता था तो तुम लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? अगस्त्य, नहीं बड़े पापा, हमें कुछ दिन ही हुए ये सब पता लगे। दैविक, हाँ बड़े पापा, पहले हमें सिर्फ शक था कि कोई और भी है उनके साथ। अयान, रोनी, रियान, आगे जो कुछ भी हुआ उनके कैसे कैसे पता चला? रियांश, प्रियांश, क्रियांश के बातें सब उनको बताने लगे जो उनको बताना जरूरी लग रहा था। रियान, हम आप सबको इसलिए कुछ नहीं बताए क्योंकि हम किस तरह बताते और न आप में कोई हमारे बातों को विश्वास करता। दादी हमें समझती इसलिए हमने दादी को बताना जरूरी समझा ताकि हम सब मिल सब ठीक कर सके। इतना बोल वो लोग खामोश हो गए। शिवराज जी गुस्से से कहने लगे, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं उस मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए हमें सबके खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। युवराज जी, हमने सुकून को सिर्फ कहने के लिए हमारी बच्ची नहीं माना, वो हमारी ही बच्ची है, हमारी प्रिंसेस, हमारी बेटी है वो, उसके लिए हम भी सब करने को तैयार है। नवराज जी, अगर हमारी बच्ची को बचाने के लिए अगर हमें उनके जान भी लेना पड़े तो हम सब कुछ करेंगे। शिवन्या, युवान्या, नवन्या जी अपने गुस्से जलती नज़ारों से अपने पतियों के आंखों में देख रही थी। वो तीनों भी उसी तरह कहने लगी, तो आप तीनों भी सुन लीजिए, सुकून भी हमारी बच्ची और वो तीनों भी, और ये माँ अपने किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देगी। अगर सुकून उनकी मोहब्बत है तो हम उसे अपने बेटी बहू बनाने को तैयार है। और हाँ, जब एक आदमी एक से अधिक पत्नी रख सकता है तो एक औरत एक से अधिक पति क्यों नहीं? आगे जाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। धन्यवाद।
CH54 एपिसोड 54 दैविक। हाँ बड़े पापा, पहले हमें सिर्फ शक था कि कोई और भी है उनके साथ। अयान, रोनी, रियान आगे जो कुछ भी हुआ उनके कैसे कैसे पता चला। रियांश, प्रियांश, क्रियांश के बातें सब उनको बताने लगे जो उनको बताना जरूरी लग रहा था। रियान, हम आप सबको इसलिए कुछ नहीं बताए क्योंकि हम किस तरह बताते और न आप में कोई हमारे बातों को विश्वास करता। दादी हमें समझती इसलिए हमने दादी को बताना जरूरी समझा ताकि हम सब मिल सब ठीक कर सके। इतना बोल वो लोग खामोश हो गए। शिवराज जी गुस्से से कहने लगे, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं उस मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए हमें सबके खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। युवराज जी, हमने सुकून को सिर्फ कहने के लिए हमारी बच्ची नहीं माना। वो हमारी ही बच्ची है, हमारी प्रिंसेस, हमारी बेटी है वो, उसके लिए हम भी सब करने को तैयार है। नवराज जी, अगर हमारी बच्ची को बचाने के लिए अगर हमें उनके जान भी लेना पड़े तो हम सब कुछ करेंगे। शिवन्या, युवान्या, नवन्या जी अपने गुस्से जलती नज़ारों से अपने पतियों के आंखों में देख रही थी। वो तीनों भी उसी तरह कहने लगी, तो आप तीनों भी सुन लीजिए। सुकून भी हमारी बच्ची और वो तीनों भी, और ये माँ अपने किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देगी। अगर सुकून उनकी मोहब्बत है तो हम उसे अपने बेटी बहू बनाने को तैयार है। और हाँ, जब एक आदमी एक से अधिक पत्नी रख सकता है तो एक औरत एक से अधिक पति क्यों नहीं। ऊना के बात सुन सब एक पल में खामोश हो गए क्योंकि शिवन्या जी, युवान्या जी, नवन्या जी कर बातों में पूरे तरह सच्चाई थी। इस बात ये समाज न मानता पर इतिहास इस बात गवाह था। पर शिवराज, युवराज, नवराज जी कहाँ चुप रहने वाले थे। वो लोग अपने पत्नियों को देखते समझते हुए कहने लगे, शिवराज जी, ये द्वापर युग या सतयुग नहीं है, ये कलयुग है, कलयुग। और हाँ, यहाँ इस समाज में रहना है हमें तो उनके नियमों का पालन भी करना होगा और हमारी इज्जत को हम कभी आंच नहीं आने देंगे। युवराज जी, और हाँ, तुम्हारे बच्चे कोई भगवान नहीं है, और भगवान तो छोड़ो, वो लोग नॉर्मल इंसान भी नहीं है, शैतान है वो लोग, शैतान। वो लोग उस मासूम को अपने साथ नर्क में धकेल देंगे। नवराज जी, वो तीनों किस तरह उस बच्ची के लिए बातें कर रहे थे तुम सब ने देखा ही है। अभी से उनका ये हाल है तो पता नहीं आगे चलकर क्या ही करेंगे। सूर्या जी इस बार गुस्से से उनके तरफ देखते हुए कहे, बस बहुत हुआ तुम लोगों का। अपने किस इज्जत और किस समाज के बात कर रहे हो तुम लोग, जो हमसे ही शुरू होकर हम पर ही खत्म होता है। याद रखना तुम तीनों, अगर मेरे पोतों को तुम लोगों ने कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी किए तो मैं भूल जाऊंगा। मेरे 3 बेटे जिंदा है। शिवराज जी, युवराज जी, नवराज जी, पर डैड। सूर्या जी अपने हाथ दिखते चीखते, हमने कहा ना बस, और हमारी बहुओं को बात बिल्कुल सही होगा, वही जो हमारे पोते चाहते हैं, सब अपने काम में जाते। शिवराज जी, युवराज जी, नवराज जी अपने हाथों की मुट्ठी कसते वहां से चले गए। संध्या जी अगस्त्य, दैविक, अयान, रोनी, रियान के तरफ देखते हुए कही, बहुओं को अपने रूम में ले जाते, बच्चा, उनको आराम की जरूरत है। वो पांचों अपने सरहा में हिलाते शिवन्या, युवान्या, नवान्या जी को ले चले गए। इस वक्त संध्या जी अपने कमरे में अपने बैठे एक फोटो फ्रेम को एक तक देख रही थी जिसमें रियांश, प्रियांश, क्रियांश की बचपन की तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखते उनके आंखों से आंसू बहाते जा रहे थे। वही सूर्या जी संध्या के बैठाते हुए कहने लगे, अब आप हमें पूरे बात बताए संध्या, क्या है पूरा सच। संध्या जी अपने आंसू भरे नजरों को उठा एक बार सूर्या जी को देखते अपने जगह से उठते कहने लगे, क्या आप सुन पाएंगे जी पूरी सच्चाई। सूर्या जी, क्या आप हमें नहीं जानती। संध्या जी हल्के से मुस्कुरा जी और कहेंगे लगे, सच बहुत कड़वा है जी, उस इतिहास से भी ज्यादा कड़वा। ऐसा लग रहा है फिर से महासंग्राम होगा। सूर्या जी, आप कहना क्या चाहती है, साफ साफ कहिए। संध्या जी, सुकून के भाग्य में 3 नहीं 8 साथी लिखा है जी। सूर्या जी अपने जगह से उठ संध्या की तरफ देखते आश्चर्य से, क्या ये आप किस कहा रही है संध्या। संध्या जी, हम वही कह रहे हैं जो सच है जी, हम गुरु जी के पास गए थे। इतना बोल संध्या उनको गुरु जी के कई सारी बातें बताने लगे। हम आपसे वही कह रहे हुए जो गुरु जी ने कहा, और आपको पता है उनके मुंह से निकाला हर एक शब्द 100% सच होता है। सुकून के भाग्य में 8 लोगों का साथ लिखा है। सूर्या खुद को संभाल कर, और वो बाकी केस 5 कौन है संध्या जी, और कौन हो सकते हैं आपके बाकी 5 पोते। इतने में पूरे कमरे में एक अजीब से खामोशी छा गई। कुछ देर बाद संध्या जी कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए हम ये अनर्थ नहीं होने देंगे, हम रुकेंगे उन्हें। सूर्या, नहीं संध्या, आपको जरूर कुछ गलत फहमी हुई होगी, गुरुजी कुछ और कहाँ चाह रहे होंगे। संध्या जी, क्या आपको हमारे बातों पर विश्वास नहीं जी, क्या आपको लगता है हम झूठ कहा रहे हैं। सूर्या जी, नहीं, हमारे कहने का ये मतलब नहीं है, हम आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करते हैं, पर हो सकता है गुरु जी के कहने का अर्थ कुछ और हो। संध्या, उन्होंने साफ साफ शब्द में कहा है सुकून के भाग्य में 8 लड़कों का साथ है, किसका और क्या ही अर्थ होगा, चाहे हमें कुछ भी हमें करना पड़े पर हम ये अनर्थ नहीं होने देंगे। सूर्या जी, आप भी हमारे बातें याद रखिए। संध्या, हमारे किसी भी बच्चे को कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, खासकर मेरे खून को। हमारे कोशिश का असर अगर उन पर नहीं होता है तो हम सब कुछ उस ऊपर वाले पर छोड़ देंगे। आप समझ रही है ना हमारी बात। संध्या जी कुछ देर
सूर्या जी को देखते सीने सरहा में हिला दिया। सूर्या जी संध्या जी को सोने सीने से लगा ले। संध्या जी सूर्या जी के सीने से लगे, मन ही मन कहने लगी, अगर सब कुछ इतना आसान रहता तो अब तक ठीक हो चुका होता जी, पर आप चाहे कुछ भी कहे हम भाग्य के हाथों नहीं छोड़ेंगे, हम दूर कर देंगे उसे हमेशा हमेशा के लिए, इतना दूर जहां किसी सोच भी नहीं पहुंच पाएगी। CH55 4 साल बाद धीरे धीरे वक्त अपने रफ्तार के साथ बिताने लगा था। घर वालों ने सभी ने मिल रियांश प्रियांश क्रियांश को समझने हर एक कोशिश रहे हैं, पर उन पर किसी के बातों का कोई आसार नहीं हो रहा था। उल्टा उनके अंदर सुकून के लिए ऑब्सेसिव पॉसिवनेस दिन ब दिन बढ़ने लगा था। उनके अंदर वो कैसे फीलिंग आ रही वो लोग नहीं जानते थे, पर उनको इतना पता था सुकून उनकी सुकून है, सिर्फ उनकी। उनके अंधेरी दुनिया की सुकून, घर वाले सुकून जितने उनके दूर करने की कोशिश करते, वो तीनों सुकून को खुद उतना करीब और घर वालों से उतना दूर करते जा रहे थे। सुकून जो कभी अपने 3 डेविल के साथ हंसते मुस्कुराने लगी, अपने एक आवाज से कांपने लगी, उनके हर एक आहट उसको खौफ देता था। साथ ही साथ वो सुकून एक महफूज करता था जिसे वो डराती, जिसे वो खौफ खाते थी, उनके साथ ही वो रहना चाहती। वो नहीं जानती थी उसके साथ ही क्या रह है, शायद उसके इतनी उम्र ही नहीं थी वो ये सब समझ सके। वो तीनों सुकून को बाकी घर वालों से इतना दूर और खुद के इतना करीब कर चुके थे कि सुकून उनके ही फ्लो के उस अंधेरे में रहने लगी थी। उसका कमरा उन तीनों के कमरे के बिल्कुल सामने था। उसके हर एक चीज़ वो तीनों करने लगे थे, उसका हर एक ख्याल, उसके खुशी, उसको दर्द, उसका डर, उसके हर एक चीज़ की वजह वो तीनों ही थे। बाकी घर वालों के साथ सिर्फ कुछ वक्त ही उसे बिताने दिया जाता था, जो भी बहुत मुश्किल से सिर्फ ब्रेकफास्ट लंच डिनर का वक्त ही था, जो सूर्या जी और सुकून के जिद से मिला, वरना वो तीनों तो सुकून पर घर वालों की नज़रें भी पड़ने ना देते। ऐसे ही लगभग 4 साल बीत गए। अब सुकून 10 साल की थी और वो पांचों 18 साल के हो चुके थे। अग्निहोत्री स्कूल, जो पूरे इंडिया सबसे बड़ा स्कूल था, जहां आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा, जहां सभी बच्चे कुछ न कुछ बने हुए थे, कोई बिल्ली, कोई शेर, कोई राजा, कोई रानी, तो कोई सैनिक, कोई नेता, सभी अपने पसंद से रेडी। वही एक कोने में एक खूबसूरत से परी जैसी बच्ची अपने स्कूल ड्रेस में बैठे अपने बड़ी बड़ी नीली आंखों से खामोशी से सभी बच्चों को देख रही थी। जहां पर सिर्फ लड़कियां थी, उसके चेहरे एक अजीब से मजबूरी के साथ एक उदासी थी। ये थी हमारी, जो अपने बढ़ती उम्र के साथ और ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी। उसके खूबसूरत और मासूमियत का कोई मेल नहीं था। तभी उन सभी बच्चों में से एक बच्ची, जो लक्ष्मीबाई का ड्रेस पहना था तो बहुत क्यूट और प्यारी लग रही थी, जिसका नाम मुसु था, वो सुकून के पास कहने लगे, क्या हुआ डॉल? सुकून उसके तरफ देख घूरते हुए कहने लगी, हमने आपसे कितनी बार कहा है मुसु, हमें इस नाम से मत बुलाया कीजिए, ये सिर्फ वो बुलाते हैं, आपको पता है, अगर उन्होंने गलती से भी सुन लिया तो हमारे साथ साथ आपको भी पनिशमेंट मिलेगी। मुसु हंसते हुए कहने लगी, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे वो 3 हैंडसम डेविल, वो सुनेंगे भी कैसे, वो यहाँ पर थोड़ी है और चाल न, तुम भी पार्टिसिपेट कर। कब तक ऐसे रहेगी? आज तक कभी किसी चीज़ में तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया, काम से काम आज तो कर ले। आज हमारे परियमरी का लास्ट डे है, मैंने तेरे लिए पहले से ड्रेस चूज करके रखा है। सुकून उसके तरफ देखते मासूमियत और उदासी के साथ कहने लगी, आपको पता है ना हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मुसु, ओफ सुकून, तुम भी ना, तुम्हारे वो 3 हैंडसम डेविल यहाँ थोड़ी है जो उनको कुछ पता चलेगा। वैसे भी ये कंपटीशन सिर्फ 2 घंटे का है और तुम्हारे वो डेविल को आने में 5 आवर्स है, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। चल मेरे साथ। सुकून, नहीं मुस्सू, वो यहाँ हो या ना हो, पर उनको सब कुछ पता चल जाता है, हमने क्या किया क्या नहीं अब हमें नहीं पता, पर उनको हमारे बारे में सब पता चल जाता। जितना हमें भी नहीं पता रहता हमने क्या किया, उसे ज़्यादा उन्हें पता रहता है। मुसु, अरे यार कुछ नहीं होगा, चालना मेरे साथ, अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगी, ठीक है, मुझ पर ट्रस्ट कर, उनको कुछ पता नहीं चलेगा, तू एक बार पार्टिसिपेट करके देखना, बहुत मजा आता है। सुकुन मान ही नहीं रही, पर मुसु के बार बार जिद करने पर आखिर उसको मजबूरन हाँ बोलना पड़ा। सुकुन चेंजिंग अपने ड्रेस चेंज करके बाहर आई तो मुसु, जो वही उसका वेट कर रही, वो सामने देखते उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि सुकून एक मॉडल का ड्रेस पहनी जो शॉर्ट था, जिसमें उसके कमर और उसके थाई नजर आ रहे थे। ये पहली बार था जब वो किसी और के सामने इस तरह के कपड़े पहनी थी, वरना वो हमेशा ऐसे कपड़े पहनती कि उसके बॉडी का एक हिस्सा भी नजर नहीं आता। और इन पीते वक्त में घर वालों ने भी सुकून के फेस और हाथ पैर के सिवा उसके बॉडी का एक हिस्सा किसी ने नहीं दिखा था। ये तो तय था, ये सब वो तीनों ही करते थे। सुकून जो सोने कपड़ों को खींच रही थी, उसको ये अच्छा तो लग रहा था, पर साथ ही साथ इतना डर लग रहा था कि उसके माथे से पसीने आने लगे थे और उसका दिल तेजी से धड़क रहा
था। मुसु हमें ये नहीं पहना, हम चेंज करके आते। ये बोल सुकून चेंजिंग रूम के अंदर जाने को हुई कि मुसु उसके आवाज़ से होश में आते तेजी से उसको रोकते हुए कहने लगी, अरे रुक रुक, कितनी खूबसूरत लग रही यार, बिल्कुल एंजल जैसी। नहीं नहीं, एंजल कहना भी छोटा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुझे क्या कहूँ, तू सच्चा इतनी खूबसूरत है यार। मुझे लगता सिर्फ तेरे ये फेस ही खूबसूरत, तेरे बॉडी नहीं, तभी तू हमेशा फुल क्लोथ्स पहनती है। बट आओ माय गॉड, मैं क्या ही बोलूँ। आगे जाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। धन्यवाद। CH56 डर। सुकून जो अपने कपड़ों को खींच रही थी उसको ये अच्छा तो लग रहा था, पर साथ ही साथ इतना डर लग रहा था कि उसके माथे से पसीने आने लगे थे और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मुसु हमें ये नहीं पहना, हम चेंज करके आते। ये बोल सुकून चेंजिंग रूम के अंदर जाने को हुई कि मुसु उसके आवाज़ से होश में आते तेजी से उसको रोकते हुए कहने लगी, अरे रुक रुक, कितनी खूबसूरत लग रही यार, बिल्कुल एंजल जैसी। नहीं नहीं, एंजल कहना भी छोटा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुझे क्या कहूँ, तू सच्चा इतनी खूबसूरत है यार। मुझे लगता सिर्फ तेरे ये फेस ही खूबसूरत, तेरे बॉडी नहीं, तभी तू हमेशा फुल क्लोथ्स पहनती है। बट आओ माय गॉड, मैं क्या ही बोलूँ। सुकून हमें डर लग रहा है मुसु, उन्होंने हमें देख लिया, फिर वो हमें पनिशमेंट देंगे। ये बोलते हुए वो कांपने लगी थी। मुसु यार तू कितनी खूबसूरत लग रही है, और क्या वो देखेंगे? वो लोग तो यहाँ है ही नहीं, हमने कहा ना उनको आने में अभी वक्त है, तब तक सब कुछ हो जाएगा। सुकून अपने गर्दन में हिलाते माना करते हुए कहने लगी, नहीं यार हमें डर लग रहा है मुसु, अब बस बहुत हुआ, तुम्हारा कितना डरती है तू, उनसे कोई खा नहीं जाएंगे तुम्हें, और तू ड्रेस पहनेगी और कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेगी, समझी? और मुझे कुछ नहीं सुना। सुकून को मजबूरन उसके बात माने पड़े। मुसु ने उसके बालों को उसके ड्रेस के हिसाब से हेयर स्टाइल करते खुला छोड़ दिया। वो उतने में ही बिना किसी मेकअप के डॉल जैसी खूबसूरत लग रही थी। वही मुंबई के सबसे बड़े बिल्डिंग जिसके ऊंचाई आसमान छूते नजर आ रही थी, वही सबसे ऊपरी फ्लोर पर इतनी शांति के साथ खौफ फैला था जितना शमशान घाट में भी न होता हो। तभी उस शांति को तोड़ते हुए एक डरावनी रूह कंपाने वाली आवाज गूंजी, द मीटिंग इज ओवर एंड द विनिंग टाइप इज रूइंड, यू ऑल वर्क ओवरटाइम फॉर दैट मेनी डेज। सभी ये सुनते जैसे बेहोश ही होने वाले थे। सामने नजरे झुके हुए पर किसी में हिम्मत नहीं थे कुछ सके। तभी वहां हेड चेयर पर किसी राजा के तरह बैठे वो तीन एक दूसरे के हम शक्ल थे, जो इतने हैंडसम थे कि कोई देखे बस देखता रहा जाए। किसी हैंडसम डेविल जैसे पर्सनैलिटी थे उनके। ये थी रियांश अग्निहोत्री, प्रियांश अग्निहोत्री, क्रियांश अग्निहोत्री। वो तीनों अपने चेयर से उठा गए, उनके साथ बाकी सभी भी। वो तीनों अपने ब्लेजर को ठीक करते वहां से बाहर जाने लगे। साथ ही उनके साथ 5 और लड़के जिनके पर्सनैलिटी किसी हॉलीवुड हीरो को मात देती थी, जो थे अगस्त्य, डेविक, अयान, रॉनी, रियान। उनके मीटिंग रूम से बाहर जाते सभी ने गहरी सांस छोड़ी। वही वो तीनों एक आलीशान केबिन में जाते जहां अंधेरा छाया हुआ, बस उस कांच की बड़ी सी खिड़की को झांकते हल्की रोशनी आ रही थी। प्रियांश एक रिमोट को उठा सामने दीवार के तरफ देखते हुए प्रेस किया, वैसे ही सामने का नजारा उनके आंखों में खून से भरने लगे। साथ ही उन तीनों का चेहरा डरावना होने लगा। वही उनके पीछे केबिन में आते अगस्त्य, डेविक, अयान, रॉनी, रियान उस रूम में फैलती उस ठंडाहट को महसूस करते उनके नज़र सीधे दीवार पर गए, और सामने का नज़ारा देख वो पांचों एक पल के किए अपने होश खो बैठे। पर जल्दी से अपने होश में आते अपने नज़रें घुमा रियांश, प्रियांश, क्रियांश के तरफ देखे। वो पांचों उन तीनों को देखते ही उनके दिल खौफ से भरने लगे। सामने उस बड़ी सी दीवार पर सुकून शो हो रही थी, जो फैंसी ड्रेस पहने हुए मुसु के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो पांचों ये सोचकर ही डर रहे थे इस मासूम के साथ वो तीनों क्या करेंगे। अगस्त्य उनके तरफ देख समझते हुए कहने लगा, यार वो बच्ची है, आज उनका फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, इस लिए उसका सबको दिल दिल किया होगा। डेविक, हाँ यार वो बच्ची वो नहीं जानती अभी कुछ भी। पर रियांश, प्रियांश, क्रियांश अपने गर्दन को टेढ़ा घुमाते सामने उस स्किन को अपने जलती नज़ारों से देखे जा रहे थे, जैसे उनको कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। कुछ मिनटों के अंदर अग्निहोत्री स्कूल में पार्किंग में एक साथ 10 कार आकर रुकी, और बॉडी गार्ड बाहर निकलते उसे पहले उनमें से सबसे आलीशान कार से रियांश, प्रियांश, क्रियांश अपने ब्लॉक ओ का कोट को सही करते हुए बाहर निकले। उनके फेस पर मास्क लगा हुआ था। वो तीनों तेजी से स्कूल के अंदर बढ़ने लगे। उनके साथ अगस्त्य, डेविल, अयान, रॉनी, रियान भी दूसरे कार से बाहर निकल उनके पीछे दौड़ने लगे। बॉडीगार्ड उनको पूरे तरह कवर करते हुए दौड़ रहे थे। वो पांचों उनको फिर से समझने की कोशिश करते हुए कहने लगे, अयान, किंग्स वो बच्ची है, प्लीज कॉम डाउन, उसे अभी कुछ नहीं पता, वो धीरे धीरे सब समझ जाएगी, प्लीज किंग। रियान, हाँ किंग्स प्लीज, वो मासूम है, आपको पता है, उसको प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। रॉनी, हाँ यार आप जानते उसके कभी भी आपके कोई भी बात नहीं डाली, आप जैसे चाहते वो वैसे ही करती है, इस बार उसको माफ कर दीजिए किंग्स प्लीज। वही सुकून जो स्टेज के पीछे मुसु और बाकी सभी लड़कियों के साथ खड़ी थी, वो अचानक से लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मुसु के हाथों को पकड़ अपने डरी हुई नज़रों को इधर उधर घुमा कर देखने लगी। मुसु सुकून को इस तरह देख घबराते हुए कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें सुकून, तुम ठीक हो ना? सुकून घबराए हुए कहने लगी, वो डेविल्स, वो यहीं पर है। मुसु, यार तू घबरा क्यों रही है, उनको आने में अभी टाइम
है, हमने कहा है ना कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, प्लीज तू इस तरह पैनिक मत हो। सुकुन मुसु के हाथों को मजबूती से पकड़े अपने नजरों को इधर उधर घुमा रही थी। तभी उस स्टेज में लगा पर्दा साइड हुआ और सभी बच्ची सामने नजर आने लगे, जहां स्टेज के नीचे चेहरे पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। पर सुकून के नजर सीधे उस बड़े से हॉल के सामने उस बड़ी सी दरवाजे पर ठहर गए और उसके डर भरी नजरें उन 3 जोड़ी नजरों से ठहराए। वो कैसे ही बुरी तरह कांपने लगी। आगे जाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। धन्यवाद। CH57 न्यू पार्ट कल आएगा, न्यू पार्ट कल आएगा। अनन्या अपने हाथ जोड़े आगे बोलने लगी, हाँ हम इनके साथ रहेंगे पापा, आज के बाद हाँ हमारा आपसे को कोई रिश्ता नहीं चाहिए, भूल जा जाए हमें। ये शब्द बोलने अनन्या के अंदर जो दर्द उठ रहा था उसको कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसको किस हद तक तकलीफ हो रही थी। उसके नज़ारे झुके हुए थे और आंखें कसकर बंद की हुई थी। किशोर जी तो बस एक अनन्या को देखे जा रहे, उन्होंने कभी सपने भी सोचा नहीं कि उनको अपनी अकलौती संतान के मुंह ये सब सुनना पड़ेगा। वही राधा जी के आंसू रुकने के नाम नहीं के रहे थे। किशोर जी अनन्या के देखते कुछ बोलते उसे पहले राधा जी झट से उनके पास आते उनके हाथों में अपने हाथ को रख दी, जिसे किशोर वहीं पर जी रुक गए और राधा जी के तरफ देखने जो अपने आंसू भरे आंखों में नम ईसरा कर रही थी। किशोर जी खामोशी किसी मूर्ति के तरह एक तक अपने बेटी को देखते ही रहे, वही अर्थात अरजात अपार्थ के चेहरे पर गहरी मुस्कान थे। तीनों सामने टेबल पर 3 गोल्डन कार्ड रखते एक तक किशोर जी को देखते बोलने लगे, ये आपके लिए, इसे आप अपने सारी जिंदगी आराम से निकाल सकते, आप जितने चाहे जो चाहे वो खरीद सकते हैं, इसे आप मेहनत करनी जरूरत नहीं पड़ेगी मिस्टर शर्मा और हमारी प्रिंसेस भूल जाए। इतना बोलते तीनों अनन्या को देखते उसके हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए बोले, चले प्रिंसेस हमें लेट हो रहा है। अनन्या अपना सर झुकाए अपना सर हाँ में हिला दी, अर्थात अरजात अपार्थ एक नज़र किशोर जी और राधा जी को देखते अनन्या को लिए वहां से जाने लगे। अनन्या के पैर जैसे आगे ही नहीं बढ़ रहे थे, अर्थात अरजात अपार्थ उसके हाथों को पकड़े खींच रहे थे, जिसे वो बड़ी मुश्किल से अपना एक एक कदम आगे बढ़ते जा रही थी। और दरवाजे पर जैसे पैर ही थम गए, वो पीछे मुड़ अपने नजरें उठते किशोर और राधा जी के तरफ देखने लगी, जो उसको एक तक देख रहे थे। अनन्या के आंखों खून से गहरे लाल थे, जो उसका दर्द बयां कर रहा था, जो किस हद तक था वो अपने आंसू को रुकने की कोशिश कर रही थी। किशोर जी राधा जी अपने बच्ची के आंखों को देखते उनका दिल छन्नी होने लगा, इतना दर्द उठ रहा था जिसको शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। अर्थात अरजात अपार्थ के कदम वहीं पर ही थम चुके थे। वो लोग अनन्या को देख रहे थे जो पीछे मुड़ अपने मम्मी पापा के तरफ देखे जा रही थी। तीनों किशोर जी राधा जी को घूरने लगे और अपार्थ एक झटके अनन्या के अपने गोद में उठा लिया और तीनों तेजी से वहां से निकल गए। उनके जाते राधा जी धड़ाम से सोफे पर बैठ गई और फुट फुट कर रोने लगी। वही किशोर जी जैसे अब भी वैसे ही किसी स्तंभ की तरह खड़े थे, वैसे ही उनका चेहरा गुस्से से भर गया। वो अपने लाल नजरों राधा जी के तरफ देखने लगे जो रोते जा रही थी। किशोर एक झटके से राधा जी के कंधे से पकड़ झोंकते हुए बोलने लगे, ये सब क्या था, ये सब क्यों रोका तुमने मुझे? आज हमारी एकलौती औलाद जिसके लिए हमने अपना सब कुछ निछावर किए, जिसके लिए हमने इतनी मन्नतें मांगे, आज वही हमें नकारा कर चली गई। राधा जी झट से किशोर जी के तरफ देखते अपने गर्दन नामे हिलते अपने कंपाती जबान से बोलने लगी, न नहीं जी हाँ, हमारी बच्ची के लिए गलत मत बोलिए, भगवान के लिए हमारी अनन्या के लिए बुरा मत बोलिए, ये सब हमारे वजह से हुआ, सब हमारे वजह, इसमें हमारी बच्ची हमारी अनन्या की कोई गलती नहीं है जी, कोई गलती नहीं। आपने देखा ना उसके आंखों में क्या लगा आपको? किशोर जी एक तक राधा जी को उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो राधा जी के आंखों में देखते बोलने लगे, क्या हुआ है राधा, क्या था ये सब, बताओ हमें, क्या बोल रही है, इसमें हमने क्या किया, क्या हमारे वजह से हुआ है, बताए हमें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। राधा एक झटके से किशोर जी के सीधे से लग रोते हुए एक कागज उनके तरफ बढ़ा दी और वैसे ही रोते हुए बोलने लगी, हाँ हम हमारी बच्ची एक बड़े खेल में फंस चुके हैं जी, एक बहुत बड़े जाल में जिसके जिम्मेदार हमारी बच्ची हम दोनों है जी। हमारी बच्ची तो सबसे बड़ी तकलीफ हमारी अनन्या, हमारी बेटी, हमारे लिए उसने खुद से समझौता किया है, खुद से समझौता। आप जिसको भगवान समझ रहे हैं ना, जिसके आप गुलाम बनने को तैयार थे, वो भगवान तो दूर की बात जी, हैवान कहलाने के भी लायक नहीं है। सब कुछ तबाह हो गया जी, सब कुछ तबाह। इतना बोलते राधा को किचन में जो कुछ ही हुआ वो सब बताने लगी फ्लैशबैक। अनन्या राधा जी के साथ किचन में गई थी, वैसे राधा जी आमजाज से अनन्या के तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, आप ऐसे क्यों लाई, सब ठीक है ना? अनन्या आपके चेहरे पर वे अजीब से रेखाएं हमें डरा रही है। वैसे ही अनन्या के आंखों से आंसू बहाने लगे, वो अपने नजरों को झुकाए हुई थी। राधा जी झट से अनन्या के चेहरे को अपने हाथों में भर घबराते हुए बोलने लगी, का क्या हुआ बेटा, बताए हमें। अनन्या आप रो क्यों रही है, बोलिए बेटा, हमें डर लग रहा, बोलिए अनन्या क्या हुआ? अनन्या अपने नजरें उठते राधा जी के तरफ देखने लगी। अनन्या के आंखें पूरे तरह लाल थे, जिसको देखते राधा जी के दिल धक सा रह गया। वो वैसे ही बोली, बोलिए बेटा, आप रो क्यों रही है, क्या हुआ बेटा, बताए हमें, डर लग रहा है। अनन्या झट अपने मम्मी के सीने लग गई, अपने कांपते जबान से बोलने लगी, सब कुछ तबाह हो गया मम्मी, सब कुछ तबाह हो गया, हाँ हम बर्बाद हो चुके हैं मम्मी, सब खत्म हो गया, एक एक
महाजाल में फांस चुके हैं हम। हाँ हम माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए हमें। राधा अनन्या के धड़कन महसूस कर रही थी जो अपने लिमिट तोड़ धड़क रहा था। वो झट से अनन्या को खुद से अलग करते उसके चेहरे को देखते बोलने लगी, क्या हुआ है बेटा, साफ साफ बताए हमें। अनन्या अपने आंसू साफ करते घबराए हुए स्वर में बोलने लगी, हाँ हम अभी अभी आपको कुछ नहीं बता सकते मम्मी, हमारे पास वक्त नहीं है। ये चीट हमारे जाने के बाद पापा को दे देना। हाँ हम जानते अभी अभी बाहर जो कुछ होगा वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, पर आप हमें समझती है ना मम्मा, आपकी अनन्या कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, बस यकीन रखिए हम सब कर देंगे जल्द ही। आप बाहर पापा को संभाल लीजिए वरना सब खत्म हो जाएगा, हमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। राधा जी बस अपने बेटी को अपने आंखों आंसू लिए उनकी समझ नहीं आया था वो आगे कुछ और बोलती उसे पहले अनन्या उनके आंसू साफ करते अपने गर्दन में हिलाते हुए बोली, चलिए मम्मी वरना उनकी है पर शक हो जाएगा। अनन्या और राधा जी अपने हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए किचन से बाहर आए। फ्लैशबैक एंड आगे जाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। धन्यवाद। CH-58 हमें माफ़ कर दीजिए। डेविल सामने स्टेज पर लोगों की नज़रें पड़ते उसे पहले वहां की लाइट अचानक से चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। इतना अंधेरा और सन्नाटा कि लोगों को एक दूसरे के सांसों तक दबाता हुआ महसूस हो रहा था। एक अजीब सी कपकपी और एक अजीब शांति फैलाने लगी थी वहां जिसको महसूस कर लोग कंपने लगे थे, पर लोगों के मुंह से जैसे एक चू तक नहीं निकल रही थी। वही सुकून जो डर से कांप रही वो अचानक से किसी के सख्त बाहों में आते वहां से गायब हो गई और हाल में चारों तरफ रोशनी छा गई। एक अंधेरे डरवाने पर आलीशान कमरे में जहां सिर्फ रेड बल्ब की रोशनी जल रही थी वही एक आलीशान बेड पर सुकून लेटी हुई बैठे सामने देखते रोते हुए कांप रही थी। उसके उस खूबसूरत आंखों से आंसू झरझर बहते जा रहे थे और खौफ और डर इतना था कि उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल पा रहे थे। वही उसके सामने किंग साइज चेयर पर बैठे प्रियांश उसको एक तक अपने लाल डरावनी नजरों से देखे जा रहे थे। सुकून अपने पूरे हिम्मत झूठ रोते हुए हकलाते हुए कहने लगे, आई एम सो सॉरी डेविल्स प्लीज हाँ हमें माफ कर दीजिए सच्ची हमसे दोबारा को कोई भी गलती ना। क्रियांश उसके बात को बीच में ही कटाते हुए, ओ तो हमारी डॉल दोबारा भी गलती करने के बारे में सोच भी रही, दिस इज वेरी बैड डॉल, वेरी बैड। ये बोलते क्रियांश के आवाज जितने शांत और ठंडी थी उतने ही ज्यादा खतरनाक थे। सुकून क्रियांश के बात सुन झट से अपने गर्दन में हिलाते हुए कहने लगी, नो डेविल्स, हाँ हम वैसा ना नहीं कहा रहे थे। ये बोल सुकून अपने घुटनों में सर छुपा जोरों से रोने लगी। तभी कोई सर में हाथ फेरने लगा जिसे सुकून रोते हुए अपना सर उठा देखी तो सामने प्रियांश था जो उसको अपने लाल खतरनाक नजरों से देख रहा था। सुकून उसको देख झट से बेड में पीछे होते हुए अपने गर्दन में हिलाने लगी। प्रियांश अपने गर्दन को टेढ़ा घुमाते एक तक सुकून को देखते हुए कहने लगा, यू मेड अ मिस्टेक राइट प्रिंसेस। सुकून बेड में धीरे धीरे पीछे होते हुए अपने गर्दन ने हिलाने लगी। प्रियांश सुकून के तरफ झुकते हुए बहुत खतरनाक तरीके से कहने लगा, तो पनिशमेंट तो मिलेगी ना प्रिंसेस, सो यू रेडी फॉर योर पनिशमेंट। सुकून के आंखों से और ज्यादा आंसू बहने लगे। वो तेजी से पीछे होते अपने गर्दन को में हिलाने लगी। प्रियांश अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहने लगा, पनिशमेंट जरूरी है प्रिंसेस, इसे कोई भी दोबारा वही चीज रिपीट करने के बारे सच भी नहीं सकता और तुमने तो अभी 1 मिनट पहले ही ये सोच लिया। सुकून तेजी से पीछे होते हुए अपने गर्दन को बार बार में हिलाते जा रही थी। तभी वो बेड ने पीछे होते गिराने ही वाली थी को वो गिराने से पहले किसी सख्त चीज से टकरा गई। वैसे ही उसके आंखें कसकर बंद हो गए, पर जब उसको एहसास हुआ वो नहीं गिरी है बल्कि किसी सख्त चीज से टकराए है, वैसे ही वो अपने सर उठा ऊपर के तरफ देखी तो उसके आंखों के सामने रियांश का चेहरा था जो उसको अपने जलती नजरों से देखे जा रहा था। रियांश को देख वो कांपने लगी थी, उसको समझ आ रहा था उसके साथ अब क्या होने वाला है। सुकून अपने होश में आते रियांश के बाहों से छूटने की कोशिश करते जोरों से रोते हुए कहने लगी, आई एम सो सॉरी डेविल, आई एम सॉरी प्लीज नो हाँ हमें पनिश मत कीजिए प्लीज नो डेविल बहुत दुखता है प्लीज सॉरी डेविल। पर उसके बाद उसके आंसू का जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। रियांश सुकून को पकड़ हुए बेड के बीचों बीच आ गया और उसको अपने मजबूत बाहों में बहुत नाजुकता के साथ पकड़े हुए उसके कपड़े को एक झटके से उसके बॉडी से अलग कर दिया। अब सिर्फ अपने अंदर के कपड़ों में थी। वो रोते हुए बार बार सॉरी बोलते उसे छूटने की कोशिश किए जा रही थी, पर उस नाजुक सी जान उन डेविल के सामने क्या ही थी उसके, अरे ताकत भी उनके ताकत के आगे जैसे वजूद था ही नहीं। और कुछ देर सुकून के बाकी कैसे भी उसे एक ही फटे हुए और उसके और जोरों से रोते हुए बार बार सॉरी बोल रही थी। प्रियांश उसके पूरे बॉडी को बल्कली चीज और सुकून के लिए स्पेशल उसे किए जाने वाले क्रीम से साफ कर रहे थे, पर इतने जोरों से कि उसका पूरे बीडी लाल हो रहा जैसे अभी फट जाएगा। कुछ देर में सुकून पूरे तरह से क्लीन थी। वो रोते रोते दर्द की वजह से वैसे ही सो गई थी। उसने अब हिम्मत नहीं बची थी कि वो और सह सके, उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता
था कि वो उनके सामने किस तरह, क्योंकि उसमें इतनी समझ ही नहीं आने दिए थे। उन तीनों ने वो ही उनके दुनिया थे जो बचपन से अब तक उसके सब कुछ करते आए थे। उसके छोटी सी छोटी चीजें। रियांश प्रियांश सुकून को क्लीन कर उसके चेहरे के तरफ देखे तो उसका लाल मासूम चेहरा देख उनका गुस्सा, उनके लाल आंखें एकदम से शांत होने लगे। उन तीनों का ध्यान अब उसके पूरे बॉडी पर गया जो उनके वजह से पूरे तरह से लाल हो चुके थे। वो अब भी सोते हुए काम रही थी। आगे जाने के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट का धन्यवाद। CH-59 सुकून कहाँ है? सुकून को इस तरह देख पता नहीं क्यों उन तीनों को अपने दिल एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगा था। प्रियांश सुकून को इस तरह देख उस कमरे से बलकानी के तरफ चला गया। वही प्रियांश रूम के बाहर जाने के लिए दरवाजा ओपन किया तो सामने अगस्त्य, दैविक, अयान, रॉनी, रियान थे जो शुरू से वहां पर गए उनको रोकने के लिए आवाज लगा रहे थे, पर पूरा रूम साउंड प्रूफ था जिससे उनके आवाज रूम के अंदर गए ही नहीं। वो पांचों को पता था उनके लाख कोशिश करने पर भी कुछ नहीं होने वाला, वो करेंगे वही जो उनको करना है। पर फिर भी वो लोग अपने कोशिश करते रहे और दरवाजे खुलते सामने प्रियांश को देख फिक्र से अंदर देखने की कोशिश कराने लगे अगस्त्य। वो ठीक है ना प्रियांश? आप तीनों ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? दैविक, उस पर ज्यादा गुस्सा तो नहीं किया ना आप? थरी ने बोलिए ना किंग कैसी है अब वो? अयान, क्या हुआ बताए ना किंग? रियान, बोलो ना यार, चुप क्यों हो? आप तीनों ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? रॉनी, जवाब दो प्लीज। वो पांचों बस लगातार बोले जा रहे। प्रियांश उन पांचों घूरते हुए सबसे पहले दरवाजे को बंद किए जिसे उनको अंदर का कुछ भी नहीं नजर नहीं आया और उन पांचों को अपने सख्त नजारों से देखते हुए कहा, तुम सबको उसकी कुछ ज्यादा फिक्र नहीं हो रही? नहीं। प्रियांश का कहने का तरीका कुछ ऐसा था कि वो पांचों उसकी डरावनी आवाज सुन अपने होश में आते और थोड़े पीछे होते खुद को शांत करने लगे। अगस्त्य खुद को संभालते हुए, आई एम सॉरी बूट पक, सिर्फ जाना चाहते हैं वो, ठीक है ना? प्रियांश उन पांचों को घूरते हुए, वी हैवंट गिवन एनीवन द राइट टू इवन थिंक अबाउट इट, वो हमारी है, इतना काफी है। ये बोल वो वहां से चला गया और पांचों उसको जाते देखते रहे। उन पांचों के चेहरे पर अब भी परेशानी और चिंता को लेकर थे। ये तभी दूर होने वाली थी जब वो लोग सुकून को देख लेते। वही रूम के अंदर सुकून वैसी ही बेड पर लिटा हुई थी। रियांश उसको कुछ देर तक देखते हुए अपने शर्ट निकाल सुकून को पहनने लगा, फिर उसके माथे को चूम उसके बगल में लेटते उसको एक तक दिखते कहने लगा, आपको गलती नहीं करना चाहिए था फेरी, हमारा खौफ, हमारा डर अब तुम्हें कभी कोई गलती नहीं करने देगा। एंड आई प्रोमिस, मैं इस खौफ, इस डर उस हद तक बढ़ा दूंगा कि तुम कभी हमारे अलावा कुछ सोच भी नहीं पाओगी। हे बोलते रियांश अजीब तरीके से मुस्कुराते लगा जिसे वो हद से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। डिनर का वक्त जहां सभी लोग थे सिर्फ सुकून और उन तीनों के सिवा सूर्या की घड़ी में टाइम देखते हुए ऊपर की तरफ देख रहे थे। पर ऐसे ही 1 घंटा बीत गया पर जिसका वो लोग इंतजार कर रहे थे वो लोग नहीं आए। शिवराज जी गुस्से से अगस्त्य, दैविक, अयान, रॉनी, रियान के तरफ देखते हुए गुस्से में कहने लगे, कहाँ है वो तीनों और हमारी बच्ची अभी तक आई क्यों नहीं? दैविक, वो बड़े पापा एंजल उनके साथ ही है। युवराज जी गुस्से में, तो क्या वो आज भूल चुकी है? इस वक्त हमारी बच्ची हमारे साथ रहती है, ये कुछ वक्त जो हमारी बच्ची के साथ मिलता उसमें भी उनको चैन नहीं आ रहा। बुलाओ उन्हें। अयान, वो लोग नहीं आएंगे बड़े पापा। नवराज जी गुस्से में, ठीक है ना ही आए तो ही अच्छा है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम हमारी बच्ची से मतलब है। अभी तक क्यों नहीं आई वो? सूर्या जी अपने गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोले, सोच समझ कर बात करो, तुम लोगों से कुछ रिश्ता हो या ना हो पर हमारे पोते हैं वो। इतना बोल सूर्या जी उन पांचों के तरफ देखते हुए शांति से कहने लगे, क्यों नहीं आएंगे? क्या कुछ प्रॉब्लम है उन्हें? अगर कुछ है तो तुम लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या कर रहे थे अब तक? ये बोल सूर्या जी उनको गुस्से से घूरने लगे। वो पांचों हड़बड़ाते हुए अपने सर झुका लिए, उन लोगों को जैसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। उनको इस तरह छुप देख सूर्या जी फिर से कहे, कुछ पूछा है हमने आप सबसे, जवाब दीजिए। रियान, वो दादू, वो तीनों ठीक है, पर एंजल, ये बोलते वो चुप ही गया। इतना सुनते ही सबके चेहरे पर चिंता और डर के भाव उभर आए। सूर्या जी, क्या हुआ हमारी बच्ची? और तुम लोगों ने पहले ये बात हमें क्यों नहीं बताए? जवाब दो। रॉनी, रिलैक्स दादू, वो ठीक होगी, उसे कुछ नहीं हो सकता, वो थरी है ना उसके पास। शिवराज, तुम्हारे कहने का क्या मतलब? वो ठीक होगी इसका मतलब तुम लोगों को भी उसे देखने नहीं दिया गया? आखिर हुआ क्या है, क्या किया है उन तीनों ने हमारी बच्ची के साथ? सच सच बोलो। अगस्त्य, बड़े पापा। युवराज जी गुस्से से, जो बोलना सच बोलना, तुम सब एक भी झूठ नहीं होना चाहिए। अगस्त्या सभी के तरफ देख, स्कूल में जो कुछ भी हुआ वो सब बताने लगा, हमें सिर्फ इतना पता, उसके बाद उन्होंने उसके साथ क्या किया हम नहीं जानते, पर हमें यकीन वो ठीक होगी। वो थरी चाहे जैसे भी हो पर सुकून को उस हद तक हट नहीं करेंगे। नवराज जी गुस्से से, उस हद तक तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब क्या है इन शब्दों? वो तीनों हमारी बच्ची को अपने हाथों की कठपुतली बना चुकी हो। इतना सब होने के बाद भी सब कुछ देखते हुए आप इस तरह खामोश कैसे रह सकते हैं? डैड, वो तीनों आपके पोते हैं तो क्या सुकून आपकी कुछ नहीं लगती? क्या आपके खून के रिश्ते ही सब कुछ है? तो फिर उस मासूम सिर्फ कहने के लिए अपने पोती बनाए हैं। आगे जाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का धन्यवाद। आगे जाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का धन्यवाद। CH-60 नियति। संध्या जी गुस्से से अपने बेटे के तरफ देखते हुए चीखे। नवराज
ये कौन सा तरीका है उनसे बात करने का? क्या आप तीनों भूल चुके हैं वो कौन है जो उनके फैसले पर सवाल उठा रहे है? शिवराज, सही ही तो कहा रहे हैं माँ, हमारे सवाल उठा कहाँ से गलत है? अब तक हम खामोश थे क्योंकि हमें पता था पापा जो करेंगे सही करेंगे, पर अब ऐसा लग रहा है कि वो अपने खून के रिश्ते के आगे सही गलत सब कुछ भूल चुके हैं। संध्या जी गुस्से से उनको देखते कुछ कहती उस पहले सूर्या जी उनको अपने हाथ देख दिया और अपने बेटों के तरफ देखते हुए कहने लगे, आप तीनों को लगता है हम जो कर रहे हैं वो गलत है, हम स्वार्थी हो चुके हैं अपने पोतों के आगे तो ठीक है, अब हम आप तीनों को पूरी छूट देते हैं, अब तुम तीनों को जो करना है सकते हैं, पर उसके बाद जो अंजाम होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप तीनों होंगे। उनको रोकने की कोशिश कीजिए, उनको सुकून से दूर करने की कोशिश कीजिए। वो तुम तीनों के जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे कि तुम तीनों उनके बाप, और साथ ही साथ जो तबाही आएगी उसे सब कुछ तबाह होगा सब कुछ। इतना कह सूर्या जी अपने चेयर से उठ वहां से चले गए। शिवराज, युवराज, नवराज जी सोचते ही रह गए। उनको अब लग रहा था उन्होंने अपने भावनाओं में बहकर क्या कर दिया। सूर्या जी ने जो कहा वो पूरा सच था, उनको रोका नहीं जा सकता था क्योंकि उनके पावर और पहुंच का अंदाजा उनको भी था कि उनके बेटे कितने आगे हैं उनके और कितने हार्टलेस। बाकी सभी भी वहां से उठकर चले गए। वहां अब सिर्फ संध्या जी बैठी हुई थी। वो ऊपर उस ट्रेड फ्लो को एक नज़र देख वहां से उठकर सीधे मंदिर की ओर चली और वहां जाकर वो माता की मूर्ति को अपने आंखों में आंसू के साथ गुस्से लिए कुछ देर देखते हुए कहने लगी, आपने ये सही नहीं किया माँ, नहीं किया आपने ये सही, हमने आपसे वरदान मांगा था पर आपने तो हमें अभिशाप दे दिया जिसे हमारा पूरा परिवार तबाह हो रहा है। आपने हमें सब कुछ देते हुए क्यों सब कुछ छीन लिया माँ? हमें हमारे खून दिया, हम बहुत खुश, हमारा पूरा परिवार झूम उठा था, मेरे बिट्टू किट्टू डुग्गू एक दूसरे की परछाई बने, हमें फर्क हुआ आपके फैसले पर सब कुछ तबाह हो गया। उनको ऐसी बीमारी दे देगी जिसका कोई इलाज नहीं। फिर आपने तो उसके बाद कोई कसर ही नहीं छोड़ी माँ, हमें दर्द देने में आपने ठीक नहीं किया हमारे साथ, आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं अब आपके कोई मर्जी नहीं चलने दूंगी। सुना आपने, मैं आपकी रणनीति, अब जो होगा अच्छा होगा क्योंकि मैंने आपसे मांगा था न, ये सब मेरे वजह से हो रहा तो मैं ही ठीक करूंगी सब, और आज के बाद आपसे कब कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं। इतना कहा संध्या जी अपने आंसू साफ कर वहां से चली गई। जब सुबह सुकून की आंख धीरे धीरे खिलाने लगी तो उसके आंखों के सामने तीन चेहरा था जो उसको ही बिना किसी भाव के देख रहे थे। उन चेहरे को देख फिर से बुरे तरह कांपने लगी। वो अपने कांपने जबान से बोलने की कोशिश करने लगी, पर जैसे उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। क्रियांश सुकून को सीधे अपने गोद में बैठा लिए और प्यारा से उसके बालों को ठीक करते हुए कहने लगा, व्हाट हैपेंड डॉल, तुम हमसे इतना क्यों डर रही हो? क्या हुआ हमारे बच्चे को? अब तो उनके कहने का तरीका, उनके भाव जैसे पूरे तरह ही बदल गए थे। कोई कह नहीं सकता था कि ये वही जो रात में उस मासूम के साथ हैवान बन चुके थे, पर सुकून को जैसे इन सब की जैसे आदत सी हो गई थी। उसके आंखों में बड़े बड़े आंसू भरने लगे और वो जोरों से रोने लगी। प्रियांश उसके लंबे बालों को जो पूरे तरह बेड पर फैले हुए थे उसको समेटकर ऊपर जोड़ा बनाते हुए कहने लगा, गुड गर्ल, रोते नहीं न, प्रिंसेस क्राइंग इज बैड। क्या हमारी प्रिंसेस अपने डेविल से गुस्सा है? बट आपने गलती किया था न लिटिल, सो आपको उसकी पनिशमेंट मिलनी ही थी ना, पर आप तो अपने पनिशमेंट से पहले ही सो गई, हमने तो आपको कोई पेनिशमेंट किया ही नहीं। सुकून रोते हुए कहने लगी, तो नो आपने हमें पेनिशमेंट किया, हाँ हमें बहुत पेन हुआ क्रियांश, बट वो पेनिशमेंट नहीं रहा। डॉल, आपको पता है ना आपके साथ ऐसा क्यों किया गया? सुकून सुबकते हुए उन तीनों के तरफ देख कहने कही, आई एम सो सॉरी डेविल, हाँ हम अब से वही करेंगे जो आप थरी कहोगे सच्ची, बट हमें क्लीन न किया करो, हमें बहुत दुखता है। रियांश सुकून के शार्ट को निकलते बिना किसी भाव के कहने लगा, लेट्स टेक अ बाथ, और सुकून के उस एकमात्र को निकाल उसको अपने बाहों में उठा सीधा बाथरूम में चला, उसके साथ प्रियांश और क्रियांश भी। प्रियांश एक बड़े से बाथटब में बैठे हुए और उनके बीच सुकून बैठे बाथटब में फैले झाग के साथ खेलते हुए हंस रही थी और वो तीनों उसको बिना किसी भाव के देख रहे थे। इस वक्त वो चारों पूरे तरह निर्वस्त्र थे। सुकून को देख कहीं से अब नहीं लग रहा कि ये जिसे सबसे ज्यादा डराती उन्हीं के पास है, ये सच, सबसे ज्यादा डरती भी उनसे थी और हैप्पी भी उनके साथ ही होती थी। ये कैसे एहसास था उसकी समझ उसे नहीं था। और क्रियांश कोई देखता तो शौक ही रह जाता, जो पूरे दुनिया के लिए शैतान से भी बड़े शैतान है। वो एक छोटी सी लड़की को इस तरह प्यार से हैंडल करते, उसके सारे काम खुद करते होंगे। उनका मकसद तो कुछ और था पर उन्हें कुछ और ही हो रहा। इसका एहसास उन तीनों को हो चुका था कि ये छोटी लड़की उनके दिल को धड़का चुकी है। आगे जाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट माय डियर सब्सक्राइबर्स।